दोस्तों, आज से एक नई बुक स्टार्ट कर रहा हूं जिसका कि नाम है, ये है वो बुक, जॉर्ज होगन नोल्स की इन द ग्रिप ऑफ द जंगल्स। और इसे लिखा है जॉर्ज होगन नोल्स ने और इसे पब्लिश किया है नटराज पब्लिशर्स, राजपुर रोड, देहरादून ने। हमारी जो पहली स्टोरी है उसका नाम है मूनलाइट घोस्ट। अब मिस्टर नोल्स बोलते हैं कि जैसे इंग्लैंड में बसंत आती है, फूल खिल जाते हैं, सुंदरता बिखर जाती है, वैसे ही जो पहाड़ों की सुंदरता होती है, हिमालय के पहाड़ों की, देखने ही लायक होती है। अब ये नवंबर के बीचों बीच यानी कि मिडिल नवंबर की बात है। मैं अपने 10 दिनों की छुट्टियां बिता रहा था बहुत ही खूबसूरत जगह जो कि बसी हुई है हिमालय में, जिसका कि नाम है मसूरी। ये लगभग 7000 फीट अबव सी लेवल है और यहाँ पर बैठ के मैं सुंदरता देख रहा था देहरादून की। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसका कि नाम था बिल, और बिल था एक आयरिश यानी कि रहने वाला था आयरलैंड का। बिल था एक टी स्टेट का मैनेजर। मसूरी के पास जो दून वैली है उसके पश्चिमी हिस्से में बनी हुई थी वो टी स्टेट जिसमें काम करता था बिल। अब जो बिल की टी स्टेट थी उसकी देहरादून से दूरी थी 15 माइल्स यानी कि 15 मील। अब कुछ मील और चले जाइए आप पश्चिम दिशा की तरफ, तो एक गार्डन था जिसका कि नाम था बनवाली। अब अगर आपको बनवाली जाना है तो आपको जाना पड़ेगा एक घने जंगल से जहां पर हैं बहुत सारे रवीन्स और गॉर्ज। और इन घने जंगलों में वास था एक आदमखोर शेरनी का, नरभक्षी बागिन यानी मैन ईटर टाइग्रेस। और अगर एक टाइगर आदमखोर बन जाता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता इंसान तक पहुंचने में। अगर आपके दरवाजे बहुत ही मजबूत लोहे के बने हैं तब शायद आप बच सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक आप घर के अंदर हैं, क्योंकि घर के बाहर आप निकले यानी कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और खीर पूड़ी बटी। अब उस टाइगर की वजह से बिल की जो फैक्ट्री थी जो कि टी स्टेट में थी वो बंद होने के कगार पर थी और बिल चाहता था कि मैं आऊं और उसे छुटकारा दिलाऊं उस आदमखोर से। अब मुझे बिल का लेटर मिला पोस्ट से, फौरन मैंने तैयारी शुरू कर दी बिल के पास पहुंचने के लिए। अब सुबह होने को थी, ठंड से कपकपाते हुए घोड़े के ऊपर बैठ के मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। मेरे साथ चल रहा था मेरा गुरखा चपरासी और उसने कैरी की हुई थी मेरी राइफल। अब जो मेरा प्यून था उसका नाम था बच्चा सिंह, लेकिन वो बच्चा नहीं था, एक पुराना सोल्जर था। अब दूर से एक सुंदर नजारा देख के बच्चा सिंह के अंदर का बच्चा जाग गया, जोर से चिल्ला के बोला, देखो साहब कितना सुंदर नजारा है, ये मुझे याद दिला रहा है मेरे देश नेपाल की। अब जो नजारा नजर आ रहा था वो थी सैंक्चुरी टाइगर की और जंगली हाथियों की, हिमालय की गोद में। आपने नाम तो सुना होगा विल ओ विस्प यानी कि छर बत्ती। कुछ कुछ वैसा ही नजारा नदी दिखा रही थी जब उस पर पड़ रही थी सूरज की किरणें। कभी कोई रोशनी यहां से झलकती थी, कोई झलकती थी वहां से, फिर हो जाती थी गायब। अब हम पहुंचे देहरादून। वहां से हमने नए घोड़े किराए पर लिए और अपनी यात्रा जारी रखी पहुंचने की बिल के टी स्टेट में। अब हमारी ऊबड़ खाबड़ रोड पहुंच चुकी थी घने जंगलों के बीच में। बहुत बड़ी गॉर्ज हमारे सामने नजर आ रही थी। वहीं पर थी एक चट्टान जो कि थी दीवार की तरह से लंबी, ऊंची, चौड़ी। अब उसके बीच में थी एक गुफा और उस गुफा में रहते थे एक ब्राह्मण पुजारी जो कि करते थे वहां पर तपस्या, और कहा जाता था कि वो व्यक्ति का भविष्य बता सकते हैं। अब गुफा के मुहाने पर ही लंबे दुबले वो ब्राह्मण पुजारी खड़े हुए थे। अब उन्होंने कहा कि जाइए साहब जाइए, आपकी यात्रा जरूरी है और जिसने आपको बुलाया है उसे आपकी बहुत जरूरत है। मैंने उनको प्रणाम किया। अब वो ब्राह्मण पुजारी बोले कि बनवाली बंगलों में प्रवेश मत करिएगा तब तक जब तक आपकी राइफल लोडेड ना हो, ऐसा उन्होंने बोला। और उसके बाद वो झुके और बच्चा सिंह के कान में
कुछ बोलने लगे। अब मैंने सोचा कि बच्चा सिंह से पूछूं कि उन ब्राह्मण पुजारी ने तुम्हारे कान में क्या कहा, लेकिन मैं जानता था कि वो बताएगा नहीं, क्योंकि अगर बताना ही होता तो फिर वो कान में क्यों कहते। 2 घंटे के बाद बिल और उसका एक असिस्टेंट जो कि काफ़ी यंग था, जिसका कि नाम था जैक्सन, और मैं, हम तीनों बैठ के अपना प्लान डिस्कस कर रहे थे उस आदमखोर टाइगर से निपटने का। क्योंकि आधी रात को हमें जाना था बनवाली की आउट फैक्ट्री में, जो कि थी घने जंगल में, और ये यात्रा पूरी करनी थी हमें एक बैलगाड़ी में बैठ के, जो कि चटर पटर हर तरह की आवाज़ निकालती थी, और जो उसमें बैल थे उनके गले में बंधी हुई थी घंटियां। अब ये सारी चीजें आदमखोर बाघ को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि जंगलों में रात के टाइम पर आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, और इतनी सारी आवाज़ें बैलगाड़ी की, बैलों की, घंटियों की दूर से किसी पूरे जंगल में हमारे आगमन की सूचना दे रही थी, और मैन ईटर को बता रही थी कि पर्याप्त मात्रा में भोजन आ चुका है। अब टी गार्डन के जितने भी गोरखा प्यून्स थे उन सबको सख्त हिदायत दे दी गई थी, किसी भी तरह से तुम्हें जंगल में नहीं आना है, हमें ढूंढने के लिए भी मत आना, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम अपनी जान तो खतरे में डाल रहे हैं, अपने स्टाफ की जान खतरे में नहीं डालेंगे। अब जो यंग जैक्सन था उसने बैलगाड़ी चलानी सीख ली थी, आज बैलगाड़ी वही चलाने वाला था, और बीच बीच में बैलों की पूंछ भी मरोड़ने वाला था, और जब जब वो पूंछ मरोड़ता बैल कहते 001 तुम्हारी बहन को नमन। अब आसमान में फुल मून था, यानी पूर्णिमा का चंद्रमा था, चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई थी, पेड़ पौधे पहाड़ चट्टान साफ नजर आ रहे थे, और हमारी बैलगाड़ी चल रही थी घोंघे की चाल से, यानी कि धीमे धीमे। रात के बज रहे थे 2। धीरे धीरे हमारी बैलगाड़ी जंगल के उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलती हुई बढ़ रही थी बनवाली फैक्ट्री की तरफ। अब जो वैली फैली हुई थी और उसमें जो चंद्रमा की रोशनी यानी कि चांदनी पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था सफेदी का समुद्र है हमारे सामने बिखरा हुआ है, और हमारी आंखें चुंधिया रही हैं उस सफेद रोशनी को देखकर। अब हमारे बड़े बड़े कोट, भारी भरकम कोट और हमारे हैट ओस से पूरी तरह से भीग चुके थे, और हम कांप रहे थे सर्दी की वजह से। तभी हमारी बाईं तरफ की पहाड़ी से भागता हुआ एक स्टैग सांबर डियर आया। इतनी तेजी से आया कि हमें ऐसा लगा कि हमारी धड़कन रुक गई और हमारी सांसें थम गईं। अब बैल अपने आप ही रुक गए थे, उन्हें रोकने की जरूरत पड़ी नहीं थी, क्योंकि सांबर डियर अलार्म कॉल करते हुए आया था। अचानक ही उसकी अलार्म कॉल रुक भी गई थी। अब जंगल में छा गया था सन्नाटा। आवाज आ रही थी तो टप टप टप, यानी ओस की बूंदें जो कि पेड़ के पत्तों से नीचे गिर रही थी। हम भी अपनी सांसें रोक के खड़े थे, इंतजार कर रहे थे अगली आवाज का। आपस में धीरे से बोल रहे थे, कुछ तो है। तभी कुछ टूटने की आवाज हमारे बाएं हाथ की तरफ से आई। हम पूरी तरह से चौकन्ने हो गए थे। राइफल हमारी हाथ में थी, और हम लोगों के हाथ में जो राइफल थी वो हमने संभाल के पकड़ ली थी, ट्रिगर पे रखी थी उंगली। लेकिन तभी एक बड़ा सा भालू, ब्लैक बेयर, हमारे बाएं हाथ में पीछे की तरफ से भागा। हमने राहत की सांस ली और आगे बढ़ चले। अब बिल ने बोला कि वो आदमखोर यानी कि मैन ईटर टाइगर सिर्फ हमें नहीं परेशान कर रहा है, भालू को भी परेशान कर रहा है, सांबर डियर को भी परेशान कर रहा है, और याद रखना हमारा पीछा किया जा रहा है। हम गेट के नज़दीक से निकले, आगे बढ़ते गए। हम बढ़ रहे थे बनवाली बंगलों की तरफ। अब ये बनवाली बंगलो खाली पड़ा हुआ था, एक भूतिया बंगले की तरह से। अब बनवाली बंगलों की सफ़ेद दीवारें चांदनी में चमक रही थीं। अब यंग जैक्सन ने हमसे कहा कि उसने एक विस्की की बोतल और कुछ सोडा की बोतल्स बंगले के फ्रंट रूम में टेबल पे छोड़ी हुई हैं। हम जल्दी जल्दी अपनी बैलगाड़ी को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन तभी हे भगवान, ये क्या हुआ। एक बुल एलिफेंट जोर से चिंघाड़ा जहां पर चाय का बागान खत्म होता था, और तेजी से एक झाड़ी की तरफ चला गया। अब बैल फिर रुक गए थे अपने आप। ना तो उनकी पूंछ मरोड़ी गई थी,
ना ही उन्हें रस्सी खींच के रोका गया था। बैल कहना चाह रहे थे कि हम क्या घंटा हैं जो हर बार सारे जानवर हमें बजा के चले जाते हैं, कभी भालू, कभी सांबर, कभी हाथी। ये हो क्या रहा है? अब जब उस हाथी ने ट्रम्पेट साउंड निकाली थी, बंगले के अंदर बगीचे से भी ऐसी ही एक दूसरी ट्रम्पेट साउंड आई। अब जो सामने हाथी दिख रहा था, उसके सफेद दांत चांदी में जगमगा रहे थे और उसकी सूंड मुड़ी हुई थी। मैंने बिल की आवाज सुनी। वो बोल रहा था, जैक्सन जल्दी करो। लेकिन जैक्सन कंफ्यूज था कि जल्दी तो करो, लेकिन क्या करो ये भी तो बताओ। जैक्सन एक्साइटमेंट में बैलगाड़ी के ड्राइवर की सीट पर खड़ा हो गया था। वो देखने की कोशिश कर रहा था कि पूरी तरह से देख पाए उस वाइल्ड टस्कर को। तभी बैलों ने सोचा कि भैया हम तो निकले यहां से। वो तेजी से गोली की तरह से आगे की तरफ भागे। तभी हमने देखा कि बैलों के भागने की वजह से जैक्सन हवा में उड़ रहा था, गिर रहा था। पास की जो झाड़ी थी, बाउंड्री के लिए बनाई गई थी, उस पर हम भी उड़ तो नहीं रहे थे, लेकिन उछल रहे थे हवा में, क्योंकि बैल थे कि रुक ही नहीं रहे थे। हमने बैलों को रोकने की कोशिश की, हर तरीके से छड़ी चला के, रस्सी खींच के, लेकिन बैल थे पागलों की तरह भाग रहे थे। शायद बैल कहना चाह रहे थे कि हम पागल नहीं हैं भैया, हमारा दिमाग खराब है। भागते भागते अचानक राइट टर्न ले लिया उन बैलों ने। शायद बैल कहना चाह रहे थे कि जब जिंदगी में कुछ भी ठीक ना हो रहा हो, यानी कि राइट ना हो रहा हो, तो अपना टर्न ही राइट ले लो। अब ऐसे में अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा था। राइफल संभालने की बात तो दूर। धीरे धीरे हम भी उछल के जमीन पर आ गए, क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग थे, जमीन पर ही पड़े थे। अब हम जमीन पर पड़े थे, समझ में नहीं आ रहा था कि बेहोश है कि होश में है। बैलगाड़ी दंदनाती हुई चली जा रही थी, जैसे दंदनाते हुए जा रहे थे वो बैल। लेकिन अफसोस, उन बैलगाड़ियों में हमारी राइफल्स भी थी। अब धीरे धीरे हम उठे, एक दूसरे की तरफ दर्द से और असमंजस से देख रहे थे कि जो हो रहा है सच में हो रहा है। अब बिल एक भारी भरकम आदमी था। इस तरह से उछल कर गिरने से उसे ज्यादा चोट लगी थी। अब बिल बुरी तरह से लंगड़ा रहा था। मैं उसे सहारा देते हुए बंगलों के वरांडे में लाया। मैं आवाज लगा रहा था, जैक्सन तुम कहाँ हो भी कि नहीं। लेकिन जितनी बार मैं जैक्सन की आवाज लगा रहा था, पहाड़ी से गूंज के मेरी आवाज मुझ तक ही आ रही थी। शायद वो आवाज मुझे चिढ़ा रही थी, जैक्सन जैक्सन। लेकिन बिल चुपचाप था। बिल, तुम कम से कम एक बूंद तो पी लो विस्की की, तभी तुम कुछ करने लायक रहोगे। अभी तो तुम बोल भी नहीं रहे हो। मेरी डर से कांपती हुई आवाज दूर तक जा रही थी। मैंने किसी तरह से बिल को कुर्सी पर बैठाया, टेबल के सामने। अब मैंने कांपते हुए हाथों से विस्की को ग्लास में डाला। अभी भी मुझे हाथी के भागने की आवाजें आ रही थी, जब वो झाड़ी को रौंद रहा था, तोड़ रहा था। तभी हमें अपने खुले हुए दरवाजे के सामने बड़ा सा नजर आया, काला साया। वो क्या है ये बोला बिल, लेकिन यही तो मैं भी सोच रहा था। ये काले भैंसे के आकार का साया था, लेकिन इस भैंसे का चेहरा बड़ी बिल्ली के आकार का था, यानी कि बिग कैट। मैं अपने मन में सोच रहा था, क्या मैं सपना देख रहा हूं? हे भगवान, ये सपना ही हो। अब मैं जोर से चिल्लाना चाहता था, जैक्सन, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले से बाहर निकल नहीं रही थी। बिल बिल्कुल चुपचाप हो गया था। वो सिर्फ उस साये को घूर रहा था। और जो काला साया था वो उकड़ू, यानी कि कुत्ते की तरह से बैठ गया। अपने दोनों पंजे उसने आगे बढ़ा लिए थे, हमारे दरवाजे की डेहरी पर रख दिए थे। अब उसकी जो पूंछ थी जोर जोर से हिल रही थी, चाबुक की तरह से वरांडे के गेट को मार रही थी। अब मेरे मुंह से केवल एक ही बात निकल रही थी, हे भगवान। वो बिग कैट, वो काला साया निश्चिंत था, क्योंकि उसे जो मिल गया था अब वो जा सकता नहीं था उसकी पहुंच के बाहर। वो कहना चाह रहा था, तीसरे बादशाह हम हैं, और सिर्फ हम हैं, बाकी सब पानी कम है। और मेरे हाथ में जो विस्की का ग्लास था वो धीरे से मैंने टेबल पे रखा, लेकिन जितना भी धीरे से रखो, हल्की सी आहट हो गई। और उस आहट के फौरन बाद आई एक गुर्राहट की आवाज, यानी कि वो काला साया हमें चेतावनी दे रहा था, हिलने की कोशिश मत करना,
किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। अब चांदनी रात उसकी मूंछों पर यानी विस्कर्स पर पड़ रही थी। वो चमक रहे थे, उसके चमचमाते दांत भी दिख रहे थे क्योंकि उसने अपना मुंह खोला हुआ था। वो भयानक रूप में था। वो था आदमखोर शेर, यानी कि मैन ईटर टाइगर। अब उसके मुंह से जो गर्म सांसें निकल रही थी, आंधी की तरह हमारे रूम में अंदर आ रही थी, हमें दहका रही थी। हम असहाय थे, उस काले साई की दया पर निर्भर थे। ये जो क्षण बीत रहे थे, कुछ सेकंड्स, इसमें हमारी पूरी जिंदगी हमारे सामने से जा रही थी। अब मुझे उस ब्राह्मण पुजारी की बात याद आ रही थी कि साहब, बनवाली बंगलों में बिना अपनी लोडेड राइफल लिए जाना मत। लेकिन मैं अपने अंदर ही अंदर, अपने दिमाग में, अपने मन में ये जवाब दे रहा था कि हम करते तो क्या करते, हमारी राइफल तो बैल ले गए थे। अब वो मैन ईटर हमारे साथ खेल खेल रहा था, जिंदगी और मौत का, दहशत का खेल। शायद उसने अभी अभी जैक्सन को भी मार दिया है। जैसे ही ये ख्याल मेरे मन में आया, मेरे दिल की धड़कन रुक गई। अब हम अगर कुछ कर सकते तो सिर्फ जड़वत बने रहना, यानी कि फ्रीज हो जाना। लेकिन क्या ये मददगार होगा? लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा, हे भगवान, अब ये क्या? मेरे पीछे की तरफ से कदमों की आहट आ रही थी। किसके कदम थे ये? मैं पीछे मुड़ने की गलती कर नहीं सकता था क्योंकि उस आदमखोर ने मुझे चेतावनी दे दी थी कि हिलना मत। लेकिन कुछ स्टील की तरह से लंबी आकृति मेरे कंधों के पास तक आ गई थी। अब ये पीछे जो मॉन्स्टर आ गया था, ऐसा लग रहा था लंबा हो रहा है, और वो भी गर्मा गर्म सांसें फेंक रहा है। इसकी सांसें थीं स्टीम इंजन की तरह से। अब वो मॉन्स्टर आगे बढ़ रहा था। मुझे लग रहा था, हे भगवान, दया करना बिल के ऊपर, क्योंकि वो आ रहा था बिल की तरफ से ही, बिल का बिल फाड़ने। तभी जोरदार से चमक हुई, जोर से धमाका हुआ, धमाके पर धमाका हुआ, क्योंकि ये धमाका था हैवी राइफल का। बिल उछल के खड़ा हो गया, मैं भी उछल के खड़ा हो गया। वो जो लंबा सा साया दिख रहा था, वो एक छोटा सा आदमी था, और वो था बच्चा सिंह। अब मैं जोर से चिल्लाया, बच्चा सिंह, क्या तुमने जैक्सन साहब को देखा है? वो बोला, साहब चिंता मत करो, जैक्सन साहब सुरक्षित है। पीछे से एक दूसरा गुरखा आ गया था। उसने कहा, जैक्सन साहब को हमने एक कमरे में बंद किया हुआ है, आउट हाउस में। अब बिल इतना खुश हो गया था कि उसने इस छोटे से गुरखे को गोदी में उठा लिया था। वरांडे में वो बड़ा सा मैन ईटर मुर्दा पड़ा हुआ था। अब सामने से जैक्सन दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके साथ आ रहे थे 3 गुरखा प्यून्स। अब गुरखा लोगों ने बिल से कहा, साहब हमें माफ कर देना, हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आपने हमसे कहा था कि आना मत, लेकिन हम तो आ गए। अब बच्चा सिंह ने कहा कि वैसे तो उसकी आदत नहीं है कि एक जगह बैठा रहे, लेकिन आपके पीछे आने के लिए हमें आदेश दिया था उस ब्राह्मण पुजारी ने, वो जो उसने कान में कहा था। अब बिल की जो स्पेयर राइफल थी, जो कि उन्होंने अपने बंगले पर ही छोड़ दी थी जब इन्होंने गोरखा प्यून से कहा था कि पीछे से मत आना, उन लोगों ने वो लोडेड राइफल ली और एक शॉर्टकट लिया, आ गए बनवाली बंगलो हमसे पहले ही। जब उस जंगली हाथी ने मुसीबत पैदा की थी, वो लोग एक बाउंड्री वॉल जो कि झाड़ियों की बनी थी, उसके पीछे छिपे हुए थे। अब उस ब्राह्मण पुजारी ने कहा था कि आज जैक्सन की मौत होने वाली है, तुम लोग जाओ, साहब लोगों की रक्षा करो, शायद इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो जाए, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे मत हटना। अब जैक्सन जब झाड़ी में गिरा था, हवा में उड़ते हुए जब बैल भाग गए थे, उसी झाड़ी के पीछे ये लोग छिपे थे, और देखा जाए तो वो झाड़ी में गिरते गिरते इनके हाथों में ही गिरा था। लेकिन क्योंकि ये साहब लोग की आज्ञा के खिलाफ काम कर रहे थे, इसलिए इन्होंने साहब को आउट हाउस में बंद कर दिया था। अब जब वरांडे के दरवाजे पर टाइगर आ गया था, तो इन सारे गुरखा लोगों को भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ था। गोली चलाने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बंगले के पीछे की तरफ चले गए थे, और उसके बाद जो हुआ वो तो आपको मालूम ही है, और फिर जो बच्चा सिंह ने किया वो भी आपको मालूम है। ऐसा करने के लिए मजबूत दिमाग, मजबूत दिल की ज़रूरत थी, स्टील की नर्व्स की ज़रूरत थी, क्योंकि बच्चा सिंह से थोड़ी भी गलती हो जाती तो टाइगर, वो आदमखोर शेर,
हम तीनों को मार देता। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी में हम फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।